वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों आज हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज पूरा इसे एंड ही कर देंगे क्योंकि हमारा जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा क्लास 12th के इंडियन डेवलपमेंट का, वो बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच चुका है हमारा। बस हमारे आज लास्ट दो छोटे टॉपिक बचे हैं। छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। याद रखना बेटा, आपकी जो इंडियन डेवलपमेंट के 1 2 3 चैप्टर है ना, है तो देखो थोड़ा हिस्ट्री टाइप ये, ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। और जो CBSE है वो बोर्ड में कभी फर्स्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट वाला दे देता है, कभी सेकंड दे देता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक टॉपिक कर लूँ एक टॉपिक छोड़ दूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल में सारे के सारे आपके चैप्टर हैं। अब देखो हमारे जो आज लास्ट टॉपिक बचे हैं वो है एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट और एक है फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर हमने पूरा लास्ट वीडियो में ख़त्म कर लिया था। तो आधे हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट में क्या क्या उस टाइम हमारे पास प्रॉब्लम थी, कैसे उसको हमने सही किया, कैसे क्यों ज़रूरी भी था करना, वो सब पढ़ते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में, देयर वर ओनली 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स। मतलब उस टाइम पे 1950 से 1990 तक सिर्फ 2 ही फर्म्स थी जो प्राइवेट फर्म्स थी जो अच्छे से चल रही थी। सो देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्री बेस विद द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री। उस टाइम पे एक जमशेदपुर में थी जो आपकी टाटा वाली इंडस्ट्री है, और एक कोलकाता में एक इंडस्ट्री थी। उसके अलावा कोई भी अच्छी इंडस्ट्री नहीं थी जो थोड़ा लार्ज स्केल में काम कर रही हो, वेल मैनेज्ड हो, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे हो। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था हमारे लिए उस टाइम पे कि हम अपने इंडिया के जो इंडस्ट्री है उसे डेवलप करें। उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लें ताकि अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ इंडस्ट्री लग पाए। क्योंकि बेटा इंडस्ट्री नहीं होगी तो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री जो है, मतलब जो सेकेंडरी वाली हमारा इंडस्ट्री होती है वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगी तो टर्सरी वाली नहीं बढ़ेगी, तो वो बढ़ाना ज़रूरी था। अब इसके लिए देखो प्राइवेट जो सेक्टर से उस टाइम बहुत कम थे भी, तो वो पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं थे। तो उसके लिए गवर्नमेंट को आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया था। पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल हो गया था कि वो खुद इनिशिएटिव ले और स्टेप्स उठाए। तो ये सारे जो लिखे हुए हैं 3 आपके, ये रीजंस थे कि क्यों देयर वॉज अ नीड पर ही प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, कि वो खुद इनिशिएटिव ले, उसका रोल कैसे बढ़ गया। तो पहला है उसमें शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर थे उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सके। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरस्टैंड या अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो एक इंडस्ट्री लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होता है। तो उस टाइम पे हमारे जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके पास इतना पैसा नहीं था बेटा कि वो प्राइवेट वेंचर्स में पैसा लगा सकें। सेकेंड है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब मान लो जिनके पास पैसा था भी, अगर एक पर्सन के पास पैसा है भी, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी तो मेरे देश में डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं होगी, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट में मैं कभी प्रोडक्ट बेच नहीं पाऊंगा, सेल नहीं होगा, और मेरे जो जितना मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। इन इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग। जो इंडियन मार्केट थी वो बड़ी नहीं थी। इनफ टू इनकरेज द प्राइवेट इंडस्ट्री टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन दे हैड अ कैपिटल टू डू। अगर कैपिटल थी भी उनके पास, लेकिन वो अंदर से उनको फील नहीं आ रहा था कि यार मैं यहाँ क्यों पैसा लगाऊं, मैं अपना 100 करोड़ रुपये लगा रहा हूँ, मेरी 1 करोड़ रुपये सेल भी नहीं हो पा रही, ऐसे तो मेरे को पूरा पैसा कवर करने में ही सदियों बीत जाएगी। तो इसलिए भी वो पब्लिक से, जो प्राइवेट सेक्टर थे, वो इनिशिएटिव नहीं लेते थे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब हमने इकोनॉमी ली थी मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना होता है। तो अगर हम सब कुछ प्राइवेट कर देंगे, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो प्राइवेट वाली कंपनियां तो प्रॉफिट के लिए काम करती है, उनको अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो जो सोशल वेलफेयर है वो तो पूरा होगा नहीं। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का भी आना बहुत ज़रूरी था, पब्लिक सेक्टर का भी ग्रो करना ज़रूरी था ताकि सोशल वेलफेयर रहे, जो गरीब लोग हैं बेचारे वो भी अपनी इंडस्ट्री मतलब लाइफ जी पाए अच्छे से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी and social welfare of the government could be achieved only through the direct participation of the state मतलब यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर जो बेचारा गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा। अगर सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएंगे, स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, तो प्राइवेट में आपको पता है कितना एक्सपेंसिव होता है। तो जो गरीब लोग हैं, सोशल वेलफेयर, जो गवर्नमेंट जो चाहती थी कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, वो ना हो पाता। तो ये 3 रीज़न थे। MCQ में आपसे पूछ सकता है
कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का आना क्यों ज़रूरी था। अब आया बेटा इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, लेकिन इससे पहले एक रेजोल्यूशन और आ चुका था, वो आया था 1948 में, ठीक है। लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इसलिए नया रेजोल्यूशन लाए गए जिसका नाम था इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। बहुत अच्छे से आपने इसे पढ़ना है। इंडस्ट्री पॉलिसी इज द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर्स द वेरियस इशूज कनेक्टेड विद द डिफरेंट इंडस्ट्री एंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल में पूरा आपके सारी कवरेज की जाती है कि कैसे कैसे पॉलिसी बनाई जाएगी। पूरी पॉलिसी कवर होती है, किस क्या कवर होता है उसमें, जितने भी इश्यूज आ रहे हैं हमें अपने कनेक्टेड मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इशू है, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हैं हमारे देश की कंट्री में, उसके रिलेटेड डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन वो स्टार्टेड इन 1948। अगर आपसे फर्स्ट पूछता है तो 1948, सेकंड पूछता है तो 1956, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 1956 वाला ही आपका ऑप्शन रहने वाला है। अब इसमें किया क्या गया, इसमें क्या किया कि जो आपकी इंडस्ट्री थी उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, 3 शेड्यूल्स में बांट दिया, A, B, C कि कैटेगराइज कर दिया कि ये वाली इंडस्ट्री गवर्नमेंट देखेगी, ये वाली प्राइवेट देखेगी और ये वाली दोनों मिलकर देखेंगे। तो पहली है बेटा शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में जो इंडस्ट्री थी वो मोस्टली गवर्नमेंट ही देखती थी, सारे इसमें जो इंडस्ट्री लगाई जाती थी वो ऐसे टॉपिक्स से, ऐसी चीज़ों की इंडस्ट्री थी जो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे कंट्रोल में रहे। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्रेज इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, मतलब ये सिर्फ कौन करेगा, ऑन करेगा सिर्फ स्टेट के पास ये होगी इंडस्ट्री। इन दिस 17 इंडस्ट्री, नंबर याद रखना 17 इंडस्ट्रीज थी, वन इंक्लूडेड, जैसे आर्म्स, ऑयल, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, ये सारी इंडस्ट्री इसके अंदर आती थी। कोई भी 3-4 याद कर लेना ताकि जब आप पेपर में अपना आंसर प्रेजेंट करो और ये नाम लिखो तो टीचर को लगे कि इस बच्चे ने अच्छे से नॉलेज ले रखी है। फिर आते हैं शेड्यूल बी में। अब शेड्यूल बी में ये था कि गवर्नमेंट कहती थी ठीक है हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम स्टेप लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन आपको भी उस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया गवर्नमेंट कि आपको भी हमारा साथ वहाँ पे देना पड़ेगा। और इसमें कितनी इंडस्ट्री थी, 12। इन दिस 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस which would be progressively state owned. In this state will set up industries and private sector will supplement effects of the state। मतलब सेटअप कौन कर रहा है, इंडस्ट्री कौन लगा रहा है, स्टेट लगा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी सप्लीमेंट एफर्ट्स डालेंगे, मतलब वो भी उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई ना कोई छोटी इंडस्ट्री लगाएंगे या कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जो उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा हो। अब इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी बेटा, जैसे टूल्स वगैरह, मशीन वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह, जो मतलब थोड़ी छोटी होती है। और फर्स्ट में ज़्यादातर वो थी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगना है या जिसमें सीक्रेसी रखना ज़रूरी है, जैसे आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, अब इसमें सीक्रेसी होनी चाहिए देश की। रेलवे में गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और लास्ट बचा शेड्यूल सी। अब जो फर्स्ट और बी शेड्यूल की जितनी भी इसके अलावा इंडस्ट्री बच गई उन सबको किस में डाल दिया गया, शेड्यूल सी में। और वो पूरा का पूरा शेड्यूल सी की जो भी इंडस्ट्री थी वो कौन ओन करता था बेटा, प्राइवेट सेक्टर। दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ अ रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर टू बी प्राइवेट सेक्टर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये पूरा कौन चलाता था, प्राइवेट सेक्टर। दिस इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस विच इज लाइसेंस राज। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। अब देखो गवर्नमेंट सब कुछ अगर प्राइवेट कर देगी तो जो प्राइवेट वाले होते हैं वो तो अपना प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपनी इंडस्ट्री सिर्फ वहीं पे सेटअप करेंगे, उसी स्टेट में लगाएंगे, उसी एरिया में लगाएंगे जहां उनको लग रहा है कि डिमांड हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये बड़े स्टेट थे, यहाँ लगा देंगे, बड़ी सिटीज़ थी वहाँ लगा देंगे, जो बैकवर्ड एरिया है उसको लगाएंगे नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लाई जिसे बोला गया लाइसेंस राज या लाइसेंस सिस्टम, जिसके अंदर ये था कि आपको कोई भी नई इंडस्ट्री लगानी है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से लाइसेंस देती थी कि पूरे देश का डेवलपमेंट हो। ये नहीं आप सारी इंडस्ट्री दिल्ली में लगाई जा रहे हो, सारी इंडस्ट्री मुंबई में लगा रहे हो, नहीं, गवर्नमेंट कहती थी जहाँ हम बोलेंगे आप वहाँ लगाओ और हमसे लाइसेंस ले लो। तो इसी को पढ़ते हैं हम, लाइसेंस राज को, ये क्या है। फिर छोटा सा एक और इंडस्ट्री का टॉपिक बचेगा, उसे भी साथ में कवर करते हैं। तो देखो बेटा क्या था अब ये इंडस्ट्री लाइसेंसिंग, जो भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, इसमें क्या था डिटेल में पढ़ते हैं।
देखो इंडस्ट्री लाइसेंस इज अ रिटर्न परमिशन, एक तरह की लाइसेंस हमें परमिशन मिलना होता है रिटर्न में फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट होने के लिए जो परमिशन लेनी है रिटर्न में कि हाँ भाई अब वो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लीगली, उसे क्या कहते हैं इंडस्ट्री लाइसेंसिंग। अभी जो इंडस्ट्री लाइसेंसिंग है ये इस पूरे एक्ट को क्या बोला गया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, और ये कब आया था 1951 में, याद रखना ये डेट पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकता है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी, किस चीज की पावर मिली थी, 3 तरह की पावर मिली थी लाइसेंस इशू करने की। पहला, सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्री, अगर किसी को न्यू इंडस्ट्री लगानी है उस चीज के लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, अगर मेरी ऑलरेडी बेटा एक इंडस्ट्री है अब मुझे उसे बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, एक और थोड़ी फैक्ट्री लगानी है साथ में, तो उसके लिए भी मुझे अब लाइसेंस लेना था। लास्ट में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैं एक ये मार्कर बना रहा हूं बट मैं इस मार्कर के साथ कोई और प्रोडक्ट भी बनाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। मतलब इन तीनों चीजों के लिए मेन तीनों चीजें यही हैं, या तो अपना प्रोडक्ट बढ़ाओगे या अपनी फैक्ट्री बढ़ाओगे या नई फैक्ट्री लगाओगे। तो एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल था गवर्नमेंट का किसके ऊपर, लाइसेंस के ऊपर, इंडस्ट्री को लगाने के लिए। और ये क्यों किया गया था, पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, अभी आपको मैंने बताया था कि ताकि पूरे देश का कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। अब जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये तो बात की जा रही है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की, लेकिन बेटा इंडिया का मोस्टली सब जगह में ही बड़ी इंडस्ट्रीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमारे घर में भी आप अपने देखोगे जो मोस्टली प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बन रहे होते हैं। आसपास हो सकता है आपके एरिया में भी फैक्ट्रीज हो, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, हमें पता नहीं चलती क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी होती है, 100 200 गज में वो खुली हुई होती है। अब दोबारा से मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि थोड़ा वीडियो रुक गई थी, कुछ हो गया था, कैमरा चलता रहा, मैं समझाता रहा, देखो लाइनें डली हुई है लेकिन वो वीडियो बन नहीं पाई। तो फटाफट समझना क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री होती है जिसमें आपके जो मोस्टली छोटे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, लेकिन अब कैसे पता चलेगा आपको कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है। तो उसके लिए एक लिमिट सेट की हुई है गवर्नमेंट ने कि जहां पे भी आपने फैक्ट्री लगा रखी है वहां पे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाई होगी, तो अगर उस प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 1 करोड़ तक है, जितने भी आपके वहां पे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो 1 करोड़ तक है, तब तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आओगे। लेकिन अगर आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नहीं आओगे। ये प्रेजेंट की लिमिट है, 1950 में ये लिमिट कितनी थी, सिर्फ 5 लाख रुपए। उस टाइम 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते थे, तो इसलिए हम उस टाइम क्या था कि अगर आपने 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट एंड मशीनरी में तभी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आओगे। अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों इस चैप्टर में इतना दिया हुआ है। देखो बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही मोस्टली हमारे जितने भी घर के प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। मोस्टली आप अपने घर में जो भी देखोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बनते हैं, लार्ज जो इंडस्ट्री होती है वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब जब वो इतने सारा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को ज्यादा देंगे। और दूसरी बात जो बड़ी फर्म्स होती है वहां पे मशीनों से काम होता है, ठीक है, वहां पे ज्यादातर काम किससे किया जाता है, टेक्नीशियन से, मशीनों से। तो मशीनों से काम होगा तो इतने लोगों को काम मिल नहीं पाएगा। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है, ज्यादा से ज्यादा काम हाथों से किया जाता है। अब हाथों से काम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देखो एसएसआई यूज मोर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, देयरफॉर दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब ये होती है छोटी इंडस्ट्रीज जो आपकी गलियों वगैरह में आपने लोकल एरिया में देखी होगी, फैक्ट्रीज लगी होगी, तो इनके लिए मुश्किल होता है कि ये कंपीट कर पाए बड़ी फर्म से। देखो आपने टीवी में ब्रिटानिया के बिस्किट और रस्क की ऐड देखी होगी, आपने हार्वेस्ट कंपनी के देखी होगी, पार्ले की देखी होगी, लेकिन आपने कभी भी जो हम डेली घर में रस्क, फैन या बिस्किट्स भी वगैरह यूज करते हैं ना उनकी ऐड नहीं देखी होगी, क्योंकि उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसलिए इन एसएसआई फर्म्स को जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे बचाना जरूरी है। तो क्या लिखा हुआ है, एसएसआई नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिग ट्रेडर्स एज एसएसआई कैन नॉट कम्पीट विद द बिग
इंडस्ट्रियल फर्म ये कम्पीट नहीं कर सकते। अब प्रोटेक्शन कैसे दी जाएगी? तो गवर्नमेंट ने 2 डिसीजन लिए थे उस टाइम ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बड़ी फर्म से बताया जा सके। पहले रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट की एक लिस्ट निकाल दी प्रोडक्ट्स की कि वो सिर्फ कौन सी कंपनी बनाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, बड़ी फर्म्स नहीं बना सकती। पहले से ही रिजर्व कर दिया गया ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंटिन्यू चलती रहे। गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ताकि और कोई इनको कॉम्पीट नहीं कर पाए। और इसके अलावा वेरियस कंसेशन मतलब छूट देना, टैक्स में छूट मिलना या और भी तरह की छूट मिलना, जैसे सब्सिडी वगैरह मिलती है। तो एसएसआई वर आल्सो गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जब आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो इनके लिए एक्साइज ड्यूटी का रेट कम कर दिया गया था। प्लस बैंक लोन एट लोअर रेट, इनको जो बैंक लोन मिलता था वो बहुत सस्ते रेट पे मिलता था। तो इस तरह से एसएसआई को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी गवर्नमेंट ने। ये हो गया बेटा हमारा इंडस्ट्री वाला पोर्शन। अब लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, विच इज फॉरेन ट्रेड। ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अभी बताया कि वीडियो बन चुकी थी पहले ही। तो अब हम करते हैं फॉरेन ट्रेड, फिर हमारा हो जाएगा ये चैप्टर भी फिनिश, पूरा हमारा डिटेल में कंप्लीट। तो अब देखो बेटा हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बहुत छोटा सा टॉपिक, फॉरेन ट्रेड, कि उस टाइम 1950 से लेके 1990 तक हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी, कैसा था। देखो कि पहले तो फॉरेन ट्रेड का मीनिंग समझते हैं। फॉरेन ट्रेड मींस ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया। मतलब अगर हम बाहर के देश से सामान मंगा रहे हैं, इंपोर्ट हो गया वो, और फ्रॉम मतलब हम जब इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया का जो शेयर था, इंडिया शेयर इन द टोटल वर्ल्ड ट्रेड वॉज 1.78%। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड हो रहा था तो उसमें से 1.78% ही सिर्फ इंडिया का था। और इंडिया जो है ज़्यादा उस टाइम बेटा एक्सपोर्ट नहीं करता था, इंपोर्ट करता था। मतलब हम सारी टेक्नोलॉजी, सारे खाने की चीज़ें, फूड सप्लाईज भी मोस्टली बाहर से मंगा रहे थे, जो कि एक गलत बात है क्योंकि उससे हमें नुकसान होगा। आगे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू सेल्फ रिलायंट। अब सेल्फ रिलायंट हमारे एक गोल्स में था प्लानिंग्स के। इंडिया हैज टू फॉलो द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इंडिया को एक स्ट्रेटेजी लगानी पड़ी जिसमें उन्होंने ये प्लान किया कि हम जो इतना इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें से बहुत सारा इंपोर्ट हम बंद करेंगे और उसे इंडिया में ही उसे प्रोड्यूस करेंगे, डोमेस्टिक उसका प्रोडक्शन करेंगे। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है? इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कि जो चीज आप मान लो ये मार्कर पहले मैं इंडिया से बाहर से मंगाता था तो मेरा देश का बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा था, फॉरेन करेंसी बाहर जा रही थी, मैं उनके ऊपर डिपेंडेंस था, जिस रेट पे वो देंगे मुझे लेना पड़ रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, उसे इंडिया में ही बनाना स्टार्ट कर दिया और बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के 2 रीजन थे, क्योंकि इससे एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो भी इंडिया की करेंसी है रुपीस, उसे छोड़ के बाकी देश की वर्ल्ड की जितनी भी करेंसी है उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या है देखो इसमें क्या डिटेल है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट वॉज नेसेसरी एज देयर वॉज अ रिस्क ऑफ ड्रेन मतलब खत्म हो जाना ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। स्पेशली जो लग्जरी गुड्स हैं अगर मैं उन्हें इंपोर्ट कर रहा हूं तो उनमें का तो अमाउंट ज़्यादा होगा, तो बहुत सारा मेरा बाहर का करेंसी जो है वो चली जाएगी दूसरे देश में। नेक्स्ट प्रोटेक्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर मान लो मेरे को, अब हमने अभी पढ़ा कि हम इंडिया की इंडस्ट्री भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन भाई जब मैं बाहर के देश से ही सब कुछ इंपोर्ट करी जा रहा हूं तो इंडिया में कोई अपनी फैक्ट्री क्यों लगाएगा? क्योंकि उसका सामान बिकेगा ही नहीं, बाहर से सामान आ रहा है। जैसे आज के टाइम पे भी आप देखो इंडियन मोबाइल कंपनी कौन सी है? रेयर ही है एक आधी। सारी ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल सब कहाँ से बन के आ रहे हैं? चाइना से बन के आ रहे हैं। तो अगर हम बंद नहीं करेंगे उनके प्रोडक्ट यूज करना तो इंडिया में कोई मोबाइल कंपनी अपनी खोलेगा ही नहीं, कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा। द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द एम, मतलब उसका एम ये था
दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री कौन सी उस टाइम यूके अमेरिका ये जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं आर नॉट इन अ पोजीशन टू compete with the developed by more than developed economy। मतलब डेवलपिंग मैंने उल्टा बोल दिया, ध्यान से सुनना एक बार। डेवलपिंग मतलब जो डेवलप कर रहे हैं, जैसे इंडिया, उस टाइम चाइना भी डेवलपिंग ही था और आपके जापान, ये सब डेवलपिंग थे। इंडिया अभी डेवलपिंग भी, अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम डेवलप्ड कंट्री से कंपीट कर पाए, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो कंपीट कर पाए। आपको बता दूं, जो कोका कोला है, जो अब लिम्का है, माजा है, ये पहले सब इंडियन कंपनी का था। तो जब कोका कोला आई, उसने यही स्ट्रेटेजी लगाई, उसने हमारे देश की जो छोटी कंपनी थी उससे ये सारे ब्रांड खरीद लिए। ये उनके ब्रांड नहीं है, उनका सिर्फ एक ही ब्रांड था, कोका कोला। फिर उन्होंने लिम्का खरीद लिया, माजा खरीद लिया, ये सब खरीद लिए। तो इसलिए हमारे जो डेवलपिंग देश होते हैं, छोटे देश होते हैं, उनके लिए डेवलप्ड नेशन से कंपीट करना मुश्किल होता है। अब प्रोडक्ट कैसे किया जाए कि बाहर के देश से कम प्रोडक्ट आए और इंडिया में मिले, उसके लिए दो चीजें करी गवर्नमेंट ने। पहले किए टैरिफ बोलते हैं बेटा टैक्स को, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगते हैं, टैक्स वगैरह लगता है, उसे बोलते हैं। तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, बढ़ा दिया, ताकि बाहर से जो सामान आ रहा है वो महंगा हो जाए। महंगा होगा तो कम डिमांड होगी और लोग फिर इंपोर्ट करेंगे नहीं। द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हायर ड्यूटी, ज़्यादा टैक्स लगा दिया ऑन इम्पोर्टेड गुड्स वॉज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज, ताकि महंगा हो जाए और लोग उसे यूज ना करें। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे अंग्रेजों ने किया था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट बढ़ जाए। नेक्स्ट है कोटा। कोटा मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, एग्जाम वगैरह भी देने जाते हैं गवर्नमेंट, उसमें एक कोटा फिक्स होता है, सीट्स फिक्स होती है। तो वैसे ही कोटा होता है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भैया आप अगर किसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हो बाहर के देश से तो इस क्वांटिटी से ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्वांटिटी लगा दे कि एक बंदा इससे ज्यादा इसे नहीं लेगा। जैसे लैंड सीलिंग में पढ़ा था कि मैक्सिमम उसके ऊपर लैंड के ऊपर लगा दिया था कि इससे ज्यादा लैंड एक बंदा नहीं रख सकता, तो वैसे ही इस पे लगा दिया था। इट इज टू द फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम लिमिट लगा देना ऑन द इंपोर्ट ऑफ कॉमोडिटी बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की। इंडिया का जो प्रोड्यूसर है, बाहर से सामान मंगा रहा है, वो एक क्वांटिटी फिक्स बता दी, इससे ज्यादा आप नहीं मंगा सकते। अब हो गया बेटा आपका चैप्टर पूरा समाप्त। बहुत बड़ा चैप्टर था, ग्रंथ ही था एक तरह से, लेकिन हमने सब कुछ कवर कर लिया, एक एक डिटेल ऑलमोस्ट कवर कर ली है। अब आपने क्या करना है, वीडियो देखते रहो, साथ में बुक पढ़ते रहो, एमसीक्यू करो, होट्स करो, पूरे कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेटा अपना थर्ड चैप्टर। ट्राई करेंगे थर्ड चैप्टर की पूरी वन शॉट वीडियो बने, क्योंकि उसमें एक ही टॉपिक है जो बड़ा है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो या शेयर करो और कमेंट करके जरूर जाया करो। थैंक यू एवरीवन।